अब पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी लिख देते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और बाकी दो और हैं सप्लीमेंट्री, इसको कहते हैं हम लोग। सप्लीमेंट्स लास्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा सा जो जोड़ा गया है, सप्लीमेंट्री। आप पेपर में सप्लीमेंट मांगते भी, एक्स्ट्रा सीट्स मांगते, वही चीज़ है इसमें भी। तो इसमें कौन कौन से हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब देखिए हमें मिल गई फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब जो इसका यूनिट है जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो क्या 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ सीजीपीएम, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स में डिसाइड किया गया कि इस क्वांटिटी को हम इस तरीके से मेजर करेंगे। तो देखेंगे जो लेंथ को हम मेजर करते हैं, लेंथ को हम मेजर करने के लिए एसआई यूनिट कौन सा है? मीटर। मीटर को हम लोग स्मॉल एम से दिखाएंगे, और मास को किलोग्राम, केजी, स्मॉल केजी। टाइम को सेकंड में नापेंगे। टेम्परेचर को किस में नापते हैं हम? केल्विन, एक बड़ा के रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, बड़ा ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप जानेंगे, इसको बोलते हैं हम कैंडेला, इसको भी समझेंगे अच्छे से कैंडेला होता क्या है। और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपने सुना होगा एवोगाड्रो नंबर्स, हाँ। तो कोई चीज़ में अगर कोई इतनी क्वांटिटी है तो उसमें कितने सारे मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वही होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या मतलब पार्टिकल समझ सकते हैं आप, पार्टिकल होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसको हम इसमें नापते हैं मोल में नापते हैं, इसको हम लोग छोटे मोल लिखते हैं, मोल, ठीक है। अब दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है, इसको हम कहते हैं एंगल, प्लेन एंगल। तो हम जानते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है, हम लोग तो एक रेखा खींच दें, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल, क्योंकि ये प्लेन में बन रहा है। अब देखो हम जब एंगल की बात करते हैं, हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं हम क्या करें, यहाँ से एक रेडियस ले लें और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये कुछ आर्क लेंथ होगा इसका, और इसका रेडियस क्या है? आर। तो क्या कर दे, जो एंगल होगा प्लेन एंगल, इसको हम दिखाते किससे? थीटा से ना। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? और रेडियन, इसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं। तो क्या होगा, और हम जब इसको करेंगे, ये रेडियस हो गया, तो जो हमारा थीटा होगा वही जो प्लेन एंगल होगा वो क्या होगा? ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। ऐसे हम एंगल को मेजर करते हैं। इसी से अब हम बात करें कोई सर्कल हो, सर्कल का जो पूरा आर्क लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर, हाँ, और उसका रेडियस आर होता है, तो क्या जगह 2 पाई। देखिए तो पूरे सर्कल का कितना होता है एंगल? 360, मतलब पाई इक्वल टू 180 होता है। पाई जो होता है 180 होता है, तो 2 इंटू पाई मीन्स 360। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो पूरा सर्कल है, सर्कल के जो पूरे मेजरमेंट देखेंगे तो उसका एंगल कितना होगा? प्लेन एंगल 2 पाई। अब इसके बाद हम सब सॉलिड एंगल की बात करते हैं। इसको हम मेज़र करते हैं स्टे रेडियन में, इसको हम दिखाते हैं ओमेगा से, ठीक है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे हम प्लेन एंगल की बात करें तो ये 2D फॉर्म है। सॉलिड एंगल की जब हम बात करेंगे 3D फॉर्म का मतलब एंगल होता है। इसमें क्या होता है, कोई मान लीजिए हमारे पास सरफेस हो, मानते हैं सरफेस हो, तो सरफेस को इसको यहाँ से दोनों इनको एक पॉइंट से जोड़ लीजिए और बीच में एक उसका रेडियस मेजर कर लीजिए। मान लीजिए इसका रेडियस है और इसका कुछ एरिया होगा, क्योंकि ये एक 3D स्ट्रक्चर है, ये कुछ एरिया होगा उसका, ये कुछ उसका रेडियस होगा। अब क्या करें, जैसे हमने इसमें किया आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड किया, यहाँ पे क्या करना है आपको?
एरिया को आपको डिवाइड करना है लेंथ के स्क्वायर से, तो जो आपको एंगल मिलेगा इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। और ये जो एंगल बनता है ये कुछ इस टाइप का बनता है, ये मतलब कोन जैसा रहता है, कोन समझते हैं, तो उसके साथ इसे यही समझ लीजिए, इसको ही देख लीजिए, ये कोन बन रहा है, तो यहाँ पे ये कुछ इसका सरफेस होगा, इसका जो ये गोल सा एंगल बन रहा है ये, इसी को हम कहेंगे सॉलिड एंगल कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो कहीं पर भी अगर आपको कोई भी ऐसा यूनिट दिख जाए, कहीं पर लिख जाए एम्पियर है, तो तुरंत आप आग बंद करके बता सकते हैं कि किसका यूनिट है, कौन सी उसकी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। आपको कुछ और लिख रहा हुआ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये तो गया हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब ऐसी बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज हम एक दो देखते हैं तो आप समझ ही जाएंगे। तो जब हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, तो यहाँ देखते ऊपर, जैसे आपने ले लिया एरिया, तो आपको मालूम एरिया क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ होता है। अब देखिए कि लेंथ और ब्रेथ क्या हमारे एक फंडामेंटल क्वांटिटीज हो चुके हैं। तो किसी भी जगह हम डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर हमको यूनिट लिखना है, डिराइव्ड यूनिट लिखना है, तो क्या करो, पहले उसको उसके मतलब प्रोडक्ट ऑफ दी या डिवीज़न जो भी है उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लिख दो। तो देखो हमने लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बताइए लेंथ को किसे नापते हैं, मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में नापते हैं। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसको हम कैसे नापेंगे, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। अब ऐसे ही हम बात करें, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, लेंथ नापते हैं, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप देखेंगे तो डिस्टेंस को किसे नापते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होगा, हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डिराइव्ड यूनिट है। ऐसे हम किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। आप समझिए फोर्स की बात करते हैं, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो मास इसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, हम बस उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे बस, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसको और फंडामेंटल भी हुआ नहीं है, इसको आप तोड़ेंगे तो वी। अब वेलोसिटी क्या होता है, इसे देखो, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ये m इंटू डी अपॉन टी स्क्वायर। आप देखेंगे ये चीज़ें क्या हुई है, इसके अपने फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में आ चुकी हैं। तो देखेंगे आप, हम जो मास को नापते हैं, मास को किससे नापते हैं, किलोग्राम, डिस्टेंस को मीटर में। अब क्या ये अपॉन में है ना, तो ये अपॉन ऐसे करके टाइम को नापते हैं सेकंड में। अब यहाँ टाइम कितने बार है, 2 बार है, 2 बार, तो सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आप समझिए होंगे। अब डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी है, तो हम सबको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम जब इसको क्वेश्चन जब अटेंड करेंगे इसके, तो अच्छे क्वेश्चन, तब उसको हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बस इतना समझ लीजिए क्या चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, इतना रब करता हूँ। अब देखिए, जब हम यूनिट कंसिडरेशन करते हैं, तो यूनिट को हम किसी भी चीज़ को एक यूनिट नहीं मान सकते। अगर हम मान लेते हैं, हम लोग 1 किलोमीटर अगर जो हम मानते हैं इस टाइम, अगर 1 मीटर मान लेते हैं, तो देखो कितना हम लोग को इनकन्वीनियंस होता है उसको सॉल्व मतलब लेके यूज़ करने में। मान लेते हैं हम लोग मेरे हाइट का डबल, इसको 1 मीटर मानते हैं, हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट होता है। तो सोचिए अगर किसी चीज़ को मेजर करना होता है, कितना इनकन्वीनियंट होता है, उसको उठा के यहाँ वहाँ ले जाना कितना मुश्किल पड़ता है चीज़ों को नापना। तो क्या होना चाहिए कि हमारे जो यूनिट होते हैं उससे कुछ जो गुड यूनिट होते हैं, जो मतलब अच्छे यूनिट होते हैं, उससे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पहला तो ह्यूमन स्केल होना चाहिए, मीन्स ह्यूमन अपने हिसाब से, मतलब ह्यूमन स्केल होना चाहिए, सब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं, ठीक है। अभी जो हम 1 सेकेंड बोलते हैं, अगर हम लोग 1 सेकेंड को 1 घंटा बोल देते हैं, सोचिए तो हमको चीज़ों को मेजर करने के लिए 1 घंटा से रुकना पड़ता, कितना मतलब इनकन्वीनियंट होता है ना। तो सबसे पहली बात करना चाहिए, जो गुड होनी चाहिए उसके वो ह्यूमन स्केल होना चाहिए, ह्यूमन उसको आराम से मेजर कर सकते हैं, यूज़ कर सके। सेकेंड क्या होना चाहिए कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल।
अब सोचिए आपने कुछ यूनिट को कंसीडर कर लिया है, आप ही बस मान रहे हैं, कोई मान ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा इस यूनिट का जो मतलब कोई माने ना, ठीक है। क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ करेंगे, ज़्यादातर जब हम ट्रेड की बात करते हैं और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो हमको एक अच्छा यूनिट मानना पड़ता है, एक अच्छी क्वांटिटी, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी को यूज़ करना पड़ता है, तो लोगों को हमको बताना पड़ेगा कि इससे चीज़ें कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा यूनिट मानना पड़ेगा जो सब माने। अकेले मान के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, अकेले से कुछ होगा नहीं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल एंड परसिएबल। अब इनवेरिएबल मीन्स टाइम और स्पेस, मतलब समय और जगह के हिसाब से वो चेंज नहीं होना चाहिए, इनवेरिएबल। अगर मान लीजिए हम लोग 1 मीटर लेंथ यहाँ पे इंडिया में इतना मानते हैं, अब यूएसए जाके इतना हो जाएगा, तो बताइए कितने कन्फ्यूज़न होगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। और परसिएबल मीन्स उसको हम नष्ट ना कर सकें, ठीक है, मतलब उसको हम उसको नष्ट ना कर सकें और उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकें, मीन्स क्या होना चाहिए, और ईजिली रिप्रोड्यूसिबल एंड अवेलेबल। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास लेंथ नहीं है, तो क्या करेंगे, हम लोग मीटर स्केल लेते हैं, उसमें हम लोग किसी धागे को 1 मीटर मान लेते हैं, उसका मार्क कर लेते हैं, तो हम देखो आराम से 1 मीटर को बना दिए फटाक से। तो क्या होगा, यही होता है, इजीली रिप्रोड्यूसिबल और अवेलेबल। तब समझ गए। तो ये क्या हमारे गुड यूनिट्स के प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अभी इस एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड यूनिट्स, तो आपको ये लिखने रहेंगे। अगर आपने पेपर में बस इतना भी लिख के आ गया तो आपको मार्क्स देना चाहिए। अगर कोई खड़ूस सर होंगे तो नहीं देंगे, लेकिन इतना ही कर लीजिए फिर भी मार्क्स मिलेगा आपको। अगर और अच्छा लिखना है, थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग कर लीजिए, ग्रामर यूज़ कर लीजिए, बस इंग्लिश बन जाएगा थोड़ा सा। ये तो हम समझ गए गुड यूनिट के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे जो हम यूनिट्स को लिखते हैं तो उसका कुछ एक तरीका होता है, कन्वेक्शन, जिसको हम तरीके क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तो जो जिस तरीके से कन्वेक्शन CGPM में मतलब डिसाइड किया उसके साथ हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि हम उनसे बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो हमको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे लिखी जाती है। तो देखते हैं। तो कन्वेंशन सबसे पहली बात यह है, क्वांटिटी को हम मेज़र करते हैं, उसका कुछ यूनिट होता है। हाँ, तो यूनिट कोई भी हो, आप देखेंगे जो यूनिट्स होते हैं तो मीटर ये सब भी होते हैं, कुछ कुछ क्या होता है साइंटिस्ट के नाम पे भी होते हैं, उनके हॉनर में, मतलब उनके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि कुछ क्वांटिटी को उनका नाम दिया जाता है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो क्या होता है कि ऐसे क्वांटिटी होती है, तो कभी भी जब कोई भी क्वांटिटी का यूनिट लिखेंगे, हाँ, अगर उसको फुल फॉर्म में लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं, फुल फॉर्म में, तो हमेशा जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा स्मॉल लेटर रहेंगे, सब स्मॉल लेटर से रहेंगे। जैसे हम बात करें मीटर लिखेंगे तो मीटर को हमेशा स्मॉल से लिखना है। हाँ, अब हम एम्पियर लिखेंगे तो एम्पियर को भी क्या लिखना है, इन स्मॉल से लिखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं लिखना है एम्पियर मीटर, ये गलत हो जाएगा, और एम्पियर भी ऐसे नहीं लिखना है, ये भी गलत हो जाएगा। मान ली गलती से आप लिख दें, बात की बात है, लेकिन आप कोशिश करिए कि फिजिक्स का जो लैंग्वेज है, मीन्स अब जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका कुछ एक लैंग्वेज होता है, तरीका होता है। हाँ, तो उस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा भी लगेगा सामने वाले को, मार्क्स तो मिलेगा ही, वैसे ही नहीं, गलत ऐसा ऊपर नीचे लिख देंगे कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन एक अच्छा फिजिसिस्ट, मतलब एक अच्छा फिजिक्स वाला स्टूडेंट वही होगा जिसको उसकी बारीकियाँ मालूम हो, ठीक है। तो पहला क्या है, कोई भी फुल फॉर्म होगा तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में रहेगा, पूरा स्मॉल लेटर। अब जब हम बात कर रहे हैं, अभी वही किसी भी यूनिट को दिखाना हो, अगर हम बस उसका इनिशियली 1 लेटर यूज़ करें, क्या करें, 1 या 2 लेटर होते हैं, तो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जब हम जो साइंटिस्ट का नेम होता है, इसमें साइंटिस्ट नेम जो होते हैं, अगर ऐसे क्वांटिटी का हम लोग मतलब यूनिट लिख रहे हैं तो क्या होगा, मतलब यूनिट लिख रहे हैं तो क्या होगा, इसमें जो यूनिट होगा वो किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में यूज़ होंगे, फर्स्ट कैपिटल लेटर। जैसे अभी हम बात करते हैं, अगर हम लोग करंट को नापें, हाँ, तो एम्पियर जब हम लोग लिखते हैं स्मॉल में, अगर हम किस में लिखेंगे, फुल फॉर्म में, तो ए लिखेंगे, हाँ। लेकिन हम इसको अगर 1 लेटर में लिखना चाहें तो इसको हम बड़े ए से लिखेंगे। न्यूटन की बात करें
तो न्यूटन को हम लोग एन ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम जब उसका यूनिट बस यूनिट एक लेटर में लिखना चाहेंगे तो बड़े से लिखना पड़ेगा। और बाकी जो मीटर उटर है, मीटर को स्मॉल से ही लिखना है, जो क्योंकि ये सब क्या है साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, ठीक है। किलोग्राम को भी स्मॉल में लिखना है सब, ठीक है। ये दो हो गए प्रॉपर्टीज़। तीसरा क्या प्रॉपर्टी है कि हम जब किसी क्वांटिटी की बात करेंगे, मान लीजिए कोई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम उसका प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 मीटर यूज़ होगा बस, क्योंकि हम जब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में जो नंबर होता है वो बताता है कितने टाइम से, यूनिट बताता है किसका यूनिट है, मतलब किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमको प्लूरल फॉर्म का यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं, अगर लेंथ की बात करें 10 मीटर, तो ये चीज़ सही है, इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे 10 मीटर्स। अगर ऐसा लिख दिए, मान के लिख देते हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये मीटर सेकेंड है कि मीटर है, क्या पता क्या है। तो ये सब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सब कहते हैं सिस्टम में डिसाइड किए गई है नॉट ठीक है। जैसे मीटर की बात करें, मीटर ये यूज़ करेंगे ना कि ये यूज़ करेंगे मीटर्स। अब कुछ यूज़ कर लेते तो बात की बात है, लेकिन आपको यूज़ करेंगे इस तरीके से चलने के लिए। इतना हो गया। अब क्या होता है कि हम जब यूनिट लिखते हैं तो यूनिट के पास हमको कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख दे किसी बात करें 10 मीटर, तो यहाँ पे आपको हमेशा ये सब कॉमा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब नहीं लगाना है। अगर हमने 10 मीटर लिख दिया तो ये सही है, ना कि 10 मीटर्स या 10 मीटर लिख दिया, ये चीज़ें गलत है, लिखने का तरीका सही नहीं है इसका। इसमें कोई वो नहीं होगा। मानते हैं कोई सेंटेंस है, सेंटेंस का अगर एंडिंग पॉइंट को मतलब आ रहा है जहाँ पे हमको फुल स्टॉप लगाना है तो वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली आप किसी यूनिट के आगे ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो तो सेंटेंस के हिसाब से आपको चलना है, लेकिन स्पेशली आप किसी यूनिट पे ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। इतना तो लिखिए हमारे क्या कन्वेंशन यूज फॉर द यूनिट है। अगर इस कन्वेंशन को आप फॉलो करेंगे तो अच्छी बात होगी, लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ चलो आप फिजिक्स जानते हैं और बारीकी से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। और थोड़ा सा यहाँ पे उजाला कम होगा क्योंकि लाइट नहीं थी, अभी थोड़ी सी लाइट आ गई है, तो पंखा चल रहा है, हो सकता है आवाज़ भी आए, उसके लिए सॉरी रहेगा। आप अपना पढ़िए अच्छे से, ठीक है। बाय।